हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजॉरिटी। स्पेशली पॉलिटी में जब भी कोई बिल पास करवाना पड़ता है, चाहे वो मनी बिल हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो, तो कुछ मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है आपको। उस मेजॉरिटी से बिल पास करवाया जाता है आपका। अब ये कितने टाइप की मेजॉरिटी होती है आपकी? तो ये 4 टाइप की मेजॉरिटी होती हैं आपकी, 4 टाइप्स की। एक पहली जो होती है वो होती है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दूसरी होती है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी, तीसरी होती है सिंपल मेजॉरिटी और चौथी होती है स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी से पूछे जाते हैं आपका, क्योंकि ये जो होता है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट मेजॉरिटी होती है आपकी। तो इसलिए जो होता है आपका, जिसमें आर्टिकल आपका 61 आता है आपका, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 249 आता है जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटी होती है जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहली जो मेजॉरिटी होती है वो होती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है क्या? मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसका मतलब है, अगर जैसे लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा की अगर हम बात करते हैं, तो जितने भी मेंबर होते हैं उसका 50% द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस अगर किसी को मिल जाता है तो वो मेजॉरिटी बन जाती है। स्पेशली ये यूज़ कहाँ किया जाता है? जनरल इलेक्शन में। जनरल इलेक्शन में यूज़ किया जाता है। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है आपका, तो लोकसभा का इलेक्शन, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, अगर टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा 545 है, 545, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी? द 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो आपका लगभग 273 के हो गए आपका, जो 273 क्रॉस कर जाएगा, जिसको मिल जाएंगे वो मेजॉरिटी, वो सरकार बना लेगा आपका। ठीक। अच्छा, यही मेजॉरिटी होती है आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी लगती है। ठीक। जैसे अभी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, आपका पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, तो आपके जो मेजॉरिटी लगेगी ना, वो आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ही लगेगी। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो 50% है वो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस है, ना कि मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक। एक ये बात याद रखिएगा, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो जनरल इलेक्शन होता है। दूसरा जो आती है वो होती है इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है आपकी? इफ़ेक्टिव का मतलब होता है इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, मोर देन 50% ऑफ द इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अब आप कहेंगे कि ये इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ मान के चलिए आपका, जैसे राज्यसभा होता है, राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप होता है 245 है अगर, तो इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ होता है जितनी भी वैकेंसीज़ हो गई आपकी वो उसमें से घटा देंगे, तो ये आपकी एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ हो गई आपकी वैकेंसी। इन टर्म्स ऑफ, मान के चलिए किसी ने रिज़ाइन दे दिया है, किसी की कोई अपसेंट है, किसी पे रेजोल्यूशन चल रहा है रिमूवल का, या फिर कोई भी और मेथड हो सकते हैं आपके, या फिर कोई भी और कई सारे फॉर्म हो सकते हैं आपके, जिसके कारण वो उस समय अपसेंट होता है आपका। तो अब ये नहीं कि पहले वो पोस्ट फिल की जाएगी आपकी और मेजॉरिटी जो है वो रेजोल्यूशन पास करवाया जाएगा उस मेजॉरिटी से। तो आपका जो वैकेंसी है उसको अगर टोटल स्ट्रेंथ में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी उस समय की। और जब उसका मोर देन 50% कोई ले लेता है आपका रेजोल्यूशन या बिल, तो वो इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उसका एग्जाम्पल, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, हम जब रिमूवल करते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है आपका, वो कहाँ पे इनिशिएट होता है? वो राज्यसभा में इनिशिएट होता है आपका, लोकसभा में इनिशिएट नहीं होता है आपका, ये याद रखिएगा। ठीक। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है आपका राज्यसभा में, जो कि आर्टिकल 61 डील करता है आपका, उसमें इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी आपकी लगती है। ठीक। राज्यसभा में जो होता है आपका, जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वो लोकसभा में आपका इनिशिएट नहीं होता है आपका। ठीक। राज्यसभा में आपका होता है, ये याद रखिए, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, ये आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है आपका काउंसिल ऑफ स्टेट का। और काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है आपका? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुका है, आपका परमानेंट मेंबर होता है आपका, नॉट सब्जेक्ट टू द डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होता ही नहीं है आपका।
ठीक, डिसॉल्व नहीं होता आपका, परमानेंट मेंबर होता है आपका, अपर हाउस होता है आपका। ठीक भैया, जो डिसॉल्व नहीं होगा तो उसे तो अपर ही रखा जाएगा ना, जबकि आपका जो लोकसभा होता है वो आपका लोअर हाउस होता है आपका। ठीक, वो आपका लोअर हाउस होता है आपका। ठीक, तो आपका और दूसरा इसमें इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ लगेगी, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर हम बात करते हैं तो भी स्पीकर और लेजिस्लेटिव डेप्यूटी स्पीकर का अगर रिमूवल प्रोसेस अगर चालू होगा, कोई रेजोल्यूशन पास होगा, तो वो आपका इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से ही पास होगा, ये याद रख लीजिएगा। ठीक, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता है जनरल इलेक्शन में लगता है, जो कि पूछा नहीं जाता आपका, लेकिन इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी होता है, दो ही कंडीशन होती है, एक तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, और दूसरा होता है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकसभा में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल प्रोसेस में ये इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी आपकी लगती है। अब तीसरे टाइप की मेजॉरिटी हम पढ़ते हैं, जो कि होती है सिंपल मेजॉरिटी। ठीक, आपकी सिंपल मेजॉरिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंपल मेजॉरिटी होती है आपकी मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये जो टर्म होता है ना पीछे वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है आपका। एक तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस और मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग में बहुत अंतर होता है। टोटल मेंबरशिप का मतलब यानी कि जो उस हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है उसका मोर देन 50% निकलेगा, और मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब होता है उस दिन कितने मेंबर प्रेजेंट कर रहे हैं आपका, और वोटिंग कितने कर रहे हैं, वो उसका मोर देन 50% निकलेगा। तो सिंपल मेजॉरिटी होता है। सिंपल आप मान के चलिए, जितने भी बिल होते हैं आपके, जितने भी ऑर्डिनरी बिल होते हैं, उनको पास करवाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी यूज़ होती है आपकी। जितने भी कॉन्फिडेंस, आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है आपका, एडजमेंट मोशन होता है, सेंश्योर मोशन होता है आपका, जितने भी होते हैं आपके, वो सिंपल मेजॉरिटी। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट होता है, जैसे इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो इमरजेंसी होता है आपका, तीन होती हैं। एक वो कौन सी होती है आपकी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक, दूसरी होती है आपकी प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, और तीसरी होती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी तो छोड़ दीजिए, ठीक, इसके लिए तो स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोक्लेमेशन होता है आपका। ठीक, डिक्लेयर करने के लिए नेशनल इमरजेंसी को स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो दो और बाकी बची ना आपकी, एक तो प्रेसिडेंशियल और आपकी फाइनेंशियल स्टेट इमरजेंसी, इन दोनों को डिक्लेयर करने के लिए आपको सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरा जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आगे आप पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आर्टिकल 368। ठीक, आर्टिकल 368 कहता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में अगर हम कोई अमेंड करना चाहते हैं, आपका किसी एक पार्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आर्टिकल 368 के अंदर उस बिल को पास करवाना पड़ता है। ठीक, तो वो तो आपका जब पास करवाएंगे तो वो जैसे लोकसभा में, एक तो ये याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता। इंट्रोड्यूस का मतलब इनिशिएट नहीं होता आपका। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है वो लोकसभा में ही होता है आपका, और लोकसभा जो होता है ना आपका, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। तो ये दोनों जो होता है ना स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। लेकिन अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल पार्ट को चेंज कर रहा है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन, तो भाई अगर जैसे मान के चलिए कोई बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है तो स्टेट की भी परमिशन चाहिए होगी। तो वो जो स्टेट की परमिशन होती है ना, वो सिंपल मेजॉरिटी में चाहिए होती है। ठीक, यानी कि आपका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, अगर वो सिंपल इन लोकसभा इंट्रोड्यूस कर रहा है तो सबसे पहले वो तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। आगे हम पढ़ेंगे कि स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है, लेकिन जो जितने भी स्टेट है ना वो पास जो करेंगे वो आपकी सिंपल मेजॉरिटी से करेंगे। ठीक, सिंपल मेजॉरिटी में जितने भी ऑर्डिनरी बिल होते हैं आपके, फाइनेंशियल बिल होते हैं, ये सब पास होते हैं आपके सिंपल मेजॉरिटी से। कुछ लिए कुछ ज़्यादा आपको
याद करने का इतना वो नहीं है। दो ही चीज़ आप याद रखिए कि एक तो स्टेट इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी, दोनों को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी लगती है, जबकि नेशनल इमरजेंसी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि स्टेट जो रेटिफाइड करता है उसके लिए भी ये यूज़ होता है आपका। ठीक, अब जो तीसरी टाइप की जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। जब हम स्पेशल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो ये कई सारे टाइप की होती हैं। ठीक, जैसे आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहते हैं आपका, अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करे टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉ इन द स्टेट लिस्ट, तब आर्टिकल 249 के थ्रू जो रेजोल्यूशन पास होगा वो स्पेशल मेजॉरिटी से होगा। स्पेशल मेजॉरिटी होता क्या है? 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, एंड सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक, तो ये होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक, तो जब राज्यसभा पास करता है, मान के चलिए कोई ऐसी कंडीशन बन गई, तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है आपका, और पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे सकता है आपका। जैसे 3 लिस्ट होती है ना आपकी, एक यूनियन लिस्ट होती है आपकी, दूसरी होती है आपकी स्टेट लिस्ट होती है आपकी, तीसरी होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट होती है आपकी, चौथी चौथी ऐसे एक्चुअली लिस्ट नहीं होती है, रेसिडरी होती है आपकी, रेसिडरी पावर होती है। रेसिडरी होता है यानी कि वो सब्जेक्ट होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, वो इसमें आते हैं। ठीक, तो आपका जैसे यूनियन लिस्ट होती है आपका, तो आपका स्पेशली जो होता है ये पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। ठीक, स्टेट लिस्ट में स्टेट जो होता है वो रूल लॉ बना सकता है आपका। कंकरेंट में क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही बना सकते हैं। आगे जब हम लेजिस्लेटिव पावर पढ़ेंगे ना सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में, तब हम इसमें ये डिस्क्रिप्टिव वे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि ये कितने टाइप की होती हैं आपकी। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है आपका, स्टेट लिस्ट में क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है। कभी अगर स्टेट कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही रूल बना सकते हैं, आपके लॉ बना सकते हैं। कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो किसका लॉ होता है वो प्रिवेल करेगा। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा जो होता है वो होता है आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 का मतलब होता है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंज करता है तो वो 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल हाउस ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक, जैसे टोटल स्ट्रेंथ मान के चलिए कि किसी की 250 हुई, राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं, जैसे लोकसभा की बात करते हैं 500, मान के चलिए एग्जाम्पल के तहत कि 500 हुई, तो मोर देन 50% आपका 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 500 है, मान के चलिए 400 ही उस दिन अब प्रेजेंट है, तो सबसे पहली बात तो इसका 2/3 निकाला जाएगा, और वो 2/3 जो निकालना चाहिए वो मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम हुआ तो वो बिल वहीं पे फेल हो जाएगा। ठीक, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट द फेडरलिज्म, रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इन सब में जो है आर्टिकल 368 यूज़ होता है। ठीक, अब जो है एक आर्टिकल 61 जो कि हम प्रेसिडेंट में बात कर चुके हैं। आर्टिकल 61 डील करता है आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और जब इम्पीचमेंट की बात करते हैं ना तो आपका स्पेशल मेजॉरिटी लगता है आपका, क्योंकि आपका प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है आपका। टिटुलर एग्जीक्यूटिव जरूर होता है, लेकिन इसकी जो पावर होती है ना वो यूनियन और स्टेट दोनों पे ही एक्सटेंड होती है आपकी। ठीक, तो भाई हेड ऑफ द स्टेट को अगर आप इम्पीच कर रहे हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का 2/3, लोकसभा में मान के चलिए 364 और राज्यसभा में 164 की ज़रूरत होती है आपकी। तो आप मेन ये याद रखिएगा कि 2/3 होता है आपका टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जितनी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, जितनी राज्यसभा की स्ट्रेंथ है, उसका 2/3 अगर रेजोल्यूशन पास कर देता है आपका, जैसे लोकसभा में इनिशिएट हुआ
और उसको स्पेशल मेजॉरिटी मिल गया, फिर राज्यसभा में गया, उसने भी पास कर दिया स्पेशल मेजॉरिटी से, तो आपका प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा आपका। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। दूसरा, अगर मान के चलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल पार्ट को ही चेंज करना है, तो फेडरल पार्ट को चेंज करना है तो भाई स्टेट की भी परमिशन की ज़रूरत होती है, तो जिस लिए होता है आपका स्पेशल मेजॉरिटी लगती है आपकी। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। तो आपकी ये मेजॉरिटी हो गई। तो सिंपल आपकी 4 टाइप की होती हैं। एक एब्सोल्यूट आपने पढ़ा जो कि हम जनरल इलेक्शन में यूज़ करते हैं, मोर देन, सिंपल होता है आपका मोर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। दूसरा होता है आपका इफेक्टिव, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के रिमूवल प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, टोटल मेंबरशिप, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी। ठीक, तीसरा हमने पढ़ा सिंपल, सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन सबसे इजी आप कह सकते हैं आपका। इसमें दो ही चीज़, एक तो फाइनेंशियल बिल और आपका जो स्टेट इमरजेंसी होता है, उन दोनों को डिक्लेयर करने के लिए स्टेट का जब रेटिफाइड करवाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, वो भी जितने भी बिल होते हैं आपका, कोई भी मोशन होता है, रेजोल्यूशन होता है, वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है, याद रखिएगा। चौथा स्पेशल मेजॉरिटी होती है, याद रखिए 2/3 मेंबर of the member present and the voting and supported by the more than 50% of the total strength of the house। आर्टिकल 61 होता है, 368 होता है आपका, 249 होता है आपका, तो ये सब डील करते हैं आपका। ठीक, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी चेंज करेंगे आप, तो भी जो होता है वो ये स्पेशल मेजॉरिटी लगाई जाती है। ठीक, तो ये आपकी मेजॉरिटी होगी। तो इसमें ये याद रखिएगा, स्पेशल अगर आपको सिंपल मेजॉरिटी याद करनी है तो अगर स्पेशल मेजॉरिटी के ये 2-3 केस अगर आपने याद कर लिए, तो बाकी जो होता है वो सिंपल मेजॉरिटी में ही आता है। ठीक, याद रखिएगा। अगर ये वीडियो लगा आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी।